हेलो दोस्तों, मैं गीतांजलि। तो वॉइस ऑफ सोल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कई सारे कारण और कई सारे निवारण के साथ आए हैं, क्योंकि ये एक आम समस्या है कि हमारे बच्चे घर में रहते हैं लेकिन हम उनके साथ सही समायोजन नहीं कर पाते। कारण बच्चे के दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। हम अपने विचारों को उन पे थोपने की कोशिश करते हैं। हम सोचते बच्चा हमारे हिसाब से चले, बच्चा हमारे हिसाब से काम करे, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि बच्चा है, उसकी अपनी अलग मानसिकता है, उसका अलग लेवल है, उसने दुनिया बहुत नहीं देखी और हमने बहुत सारी दुनिया देखी है, और हम अपने विचारों को उस पे थोपने की कोशिश करते हैं, जो कि ये बच्चे के साथ सरासर नाइंसाफी होता है। जैसे हम बच्चों को ऐसे कार्य करने के लिए कहते हैं जिसमें उनका रुचि नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं मेरा बच्चा वैसा ही करे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप उनके माता पिता हैं, आप ये बेहतर जानते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का खेलने का मन है और आप कहें कि पढ़ाई करो, खुद समझदार है, क्या ऐसा संभव है? नहीं ना, क्योंकि आप कह देंगे, जबरदस्ती करेंगे, बच्चा बैठेगा तो, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो हम क्यों ना सबसे पहले अपने बच्चों को समझें कि मेरा बच्चा चाहता क्या है, वो क्या करना चाहता है। पहले हम उसके विचारों को सुने, उसके बाद हम अपने विचार प्रकट करें, जिससे बच्चे के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा, उसकी भी अपनी इच्छा पूर्ति हो जाएगी और आप जो करवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चे को समझने की कोशिश करिए कि हमारा बच्चा चाहता क्या है। सेकेंड पॉइंट, अपने बच्चों के पसंद को प्राथमिकता दें। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, अगर हम मास्टर हैं तो हमारा बच्चा मास्टर ही बनना चाहिए, हम इंजीनियर हैं तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। ये गलत है। आपकी मानसिक लेवल और बच्चे का मानसिक लेवल दोनों भिन्न है। आपका अपना इंटरेस्ट है और बच्चे का अपना इंटरेस्ट है। हो सकता है बच्चा इंजीनियर ना बनना चाह रहा हो सकता है बच्चा अच्छा प्लेयर हो सकता है प्लेयर में भी कई कैटेगरी है। आप फुटबॉल खेलने के लिए कह रहे हैं तो क्रिकेट खेलना चाह रहा हो, आप टेनिस खेलने के लिए कह रहे हैं तो कबड्डी खेलना चाह रहा हो। तो आप सबसे पहले उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करिए, उसके मन में चल क्या रहा है। क्योंकि आप अपने आप को ले लीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, आप एक माता पिता हैं, अभिभावक हैं, आपका मन जिस काम में नहीं लगता है और आपसे कहा जाता है कि ये काम नहीं, ये काम कर लीजिए, अभी आप कहीं और जाने के लिए तैयार हैं और आपसे आपके पिताजी या पत्नी या भाई या बहन कोई भी कहे आज आपको यहाँ नहीं यहाँ जाना है, सपोज दैट आप चले तो जाते हैं, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं विचलित रहता है कि आप जाने को कहीं और तैयार थे, मुझे यहाँ लेके आए। आपका मन पूरी तरह से वहाँ 100% नहीं होता है, लेकिन उसी के अपोजिट जहां आप जाने के लिए तैयार थे, आप स्वयं अपने निर्णय पे अडिग थे और वहां चले जाते, तो आप 100% नहीं 101% आप वहां शरीर से और मन से दोनों से रहते। तो सोचिए, हम और आप समझदार होके एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो छोटा बच्चा है, कहते हैं बच्चा कोरा स्लेट होता है। बच्चे का दिमाग एक खाली स्लेट की तरह होता है, आप जो उस पे अंकित कर देंगे वो पूरी लाइफ वो अंकित हो जाता है, उसके जीवन में उतर जाता है। इसलिए उस कोरे स्लेट पे गलत चीजों को ना छापे, बल्कि उन बिंदुओं को अंकित करें जो उसके जीवन को सुधार सके और संवार सके। इसलिए उस पे अपने पसंद को थोपने की कोशिश ना करें। आइए हम इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत सारे माता पिता परेशान रहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं है,
मैं कुछ और कहता हूँ, ये कुछ और करता। मैं ऐसे कई आपको 15 से 20 पॉइंट बताऊंगी, जिसमें आप अगर इन पॉइंट में से 4 या 5 पॉइंट्स को भी अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपके बच्चे पे भी दबाव नहीं बनेगा, आप पे भी दबाव नहीं बनेगा, और आप जो चाहते हैं वही होगा। कहने के लिए उसमें बच्चे की मानसिकता होगी, लेकिन कहते हैं ना, जो शतरंज खेलते हैं हम, तो दिमाग की चाल हमारी होती है, और आगे जो शतरंज पे होता है वो सिर्फ एक पेंदा होता है, वो चलता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता है, उसे हम चलाते हैं, अपने मन मस्तिष्क से चलाते हैं। उसी तरह से आप अपने बच्चों को प्रेशर देके ना काम करवा के, बल्कि आप अपने ही काम को अपने हिसाब से, उनके हिसाब में कन्वर्ट करके करवा सकते हैं। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बताते हैं। पहला पॉइंट, आपका बच्चा जब कभी भी कुछ अच्छा काम करे तो उसकी सराहना जरूर करे कि बेटा आज तुमने बड़े अच्छे काम किए हैं। सपोज दैट वो आपको एक गिलास पानी ही ला के देता है तो आप ये यार बेटा बहुत अच्छा काम किए हो तुम। और ऐसा सारे बच्चे नहीं करते हैं। अगर वो होमवर्क करके लाता है तो बहुत लोगों की आदत होती है कि वो पॉजिटिव पॉइंट पे नोट नहीं करते हैं, वो नेगेटिव पॉइंट नोट करते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। वैसे भी दुनिया में सिर्फ कमियां निकालने वालों की अधिकता ज्यादा है और अच्छाई देखने वालों की संख्या कम है। तो हमारा प्रयास ये है कि आप ये देखें बच्चे ने जो होमवर्क किया है उसमें क्या सबसे अच्छा है। आप उसको बताएं बेटा आपने ये जो चीज किया ना बहुत अच्छा है, आप ऐसे करोगे तो बहुत आगे जाओगे, लेकिन बेटा एक थोड़ी सी कमी रह गई है, देखो ये चीज ना थोड़ी सुधार कर लेना, आगे से बहुत अच्छा कर जाओगे, बहुत अच्छा काम किए हो, एकदम उपहार देने वाला काम किया बेटा मेरा। आप देखिए आपने बच्चे की कमी बता दिया, वहां पे बच्चे को समझ में आ गया कि हमने ये वाला काम अच्छा किया, पापा ने मुझे स्टार दिया या चॉकलेट दिया, और ये नीचे वाला थोड़ा गलत था और पापा ने कहा है, मम्मी ने कहा है, टीचर ने कहा है कि सुधार लेना। बच्चा भी खुश, आप भी खुश, आपने अपनी बात भी कह दिया, बच्चे को बुरा भी नहीं लगा और बच्चा खुश भी है। तो हमें अपने काम को इस एंगल से करवाना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको बता रहे हैं, बच्चों के नींद का खास ख्याल रखें। आज का जो परिवेश है, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, और माता पिता चाहते हैं कि हम भी कुछ होमवर्क दे दें। आप हमें बताइए बच्चे की मानसिकता कितनी है, उसका कितना IQ लेवल है। जैसा कि माना जाता है कि बच्चे के जीवन का 90% मानसिक विकास उसके 6 सालों में हो जाता है, और बची खुची जो अनुभव होती 12 सालों में हो जाती है। ये एक प्रयोगशाला में सिद्ध है कि बच्चों के दिमाग पे ये कार्य करता है कि 6 साल में जितना भी मानसिक विकास होना होता है विकसित हो जाता है, और उस मानसिक विकास जो हुआ है उसमें जितना ग्रोथ होना होता है 12 वर्ष तक हो जाता है। वो हम सब के साथ हुआ है, बशर्ते उसमें अनुभव नहीं जुड़ा होता है। अनुभव आप सबको पता है उम्र और तजुर्बे के साथ आता है। तो आप सोचते हैं मेरा भी होमवर्क कर ले, स्कूल का होमवर्क कर ले, ट्यूशन का होमवर्क कर ले, तो आपको पता है जैसे हम लोगों को, एक नॉर्मल जनरल एज के लोगों को 6 से 7 घंटे की नींद अनिवार्य होती है। उसी तरह से जब बच्चे कम उम्र में होते हैं, जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो वो 20 घंटे सोता है, उससे थोड़ा कम होता तो 18 घंटा सोता है, फिर 15 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा, ऐसे घटते घटते क्रम में आता है। फिर भी उसे नींद की आपसे ज्यादा जरूरत होती है। जहाँ आप 6 घंटा सोते हैं वहाँ बच्चे को कम से कम आपको 10 घंटे देना चाहिए। उसके मानसिक कहते हैं रेस्ट, आराम करने के लिए देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिद्धांत कहता है। ये बाल विकास में न जाने कितने लाखों विद्यार्थियों पे, बच्चों पे ये प्रयोग हुए हैं, उसके बाद ये सिद्ध हो रहा है कि मतलब ऐसा उनके साथ करना चाहिए। तो किस लिए? अपने बच्चे की नींद का खास ख्याल रखें। आप होमवर्क करवाइए, ऐसा हम नहीं कह रहे उसे काम मत करवाइए, आप बिल्कुल करवाइए, लेकिन एक समय सीमा बताइए। भाई आप खुद निर्धारित करिए बच्चा इस टाइम पे खाएगा, इस टाइम पे सोएगा, इस टाइम पे होमवर्क करेगा, आप डिसाइड कर लीजिए।
उससे आपको भी बर्डन नहीं पड़ेगा, बच्चे को भी बर्डन नहीं पड़ेगा और दोनों का काम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है व्यायाम और योग। आप सबको पता है योग और व्यायाम से हम निरोग होते हैं। अगर हमें निरोग रहना है तो योग, व्यायाम, प्राणायाम को जीवन में उतारना होगा। उससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, रोगों से दूरी बनी रहती है, निरोगता आती है, कंसंट्रेशन बना रहता है, माइंड बहुत शार्प हो जाता है। ये सारे चीज जो होते हैं ये योग और प्राणायाम से आते हैं। अपने बच्चे में सारे बिजी शेड्यूल में आप एक शेड्यूल सेट करिए कि बेटा आपको 5 मिनट 10 मिनट, ज्यादा नहीं, शुरू में नहीं देता, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट करके आप खुद करते ही हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप भी करिए, बच्चे के साथ करिए कि आप ऐसे करो, ये करो। आप देखिए 2 से 4 दिन 10 दिन आप साथ में करेंगे, उसके बाद बच्चा खुद रूटीन में आ जाएगा और अपना काम स्वयं करेगा और आप उसका प्रभाव खुद देखिएगा कि बच्चा योग और प्राणायाम के पहले कैसे काम करता था, कितनी एनर्जी थी उसमें, और योग और प्राणायाम के बाद उसमें कितनी एनर्जी है। ये आप खुद स्वयं में भी अनुभव करते होंगे। शुरू में आप जब करते थोड़ी थकान तो फील होती है, लेकिन उसके बाद बड़ा रिफ्रेश फील होता है। आप जिस दिन नहीं करते उस दिन लेजी पन आता है, खुद ही कहते हैं आज योग नहीं किए और पता नहीं क्यों बड़ा लेजी फील हो रहा है। तो आप खुद अपने बच्चे के जीवन में उतारने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे का डाइट। बच्चे को कैसा आहार दे रहे हैं ये भी उसके मन मस्तिष्क के प्रभाव डालता है। अगर आप बच्चे को संतुलित आहार नहीं देंगे तो उसके मस्तिष्क का विकास शिथिल हो जाएगा। संभव है पूरा विकास ही ना हो। जैसे आप एक पौधा लगाइए, कहीं पे 2 पौधा लगाइए 2 डब्बे में। एक में आप थोड़ी यूरिया, खाद, फॉस्फेट, जो भी चीजें आती हैं, देसी खाद, पानी टाइम से डालते रहिए। और एक पेड़ ऐसा लगाइए जिसमें सिर्फ पानी डालिए, कभी कभी भूले बिसरे कुछ 1-2-4 कण खाद वाद भी डालिए। आप दोनों का ग्रोथ देखिए कि किसमें ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, उसमें जिसमें हम टाइम से यूरिया, फास्फोट या जितने भी खाद पानी डाल रहे हैं वो ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसमें पानी या कभी कभी हमने थोड़ा थोड़ा खाद डाल दिया वो ग्रो कर रहा है। डिफरेंस आपको साफ नजर आएगा। इसलिए आप अपने बच्चे की डाइट को ध्यान में रखें। उसे फास्ट फूड के बजाय, जैसे आज का ट्रेंड है, माएँ भी हैं, पापा मम्मी दादी बाबा जो भी हैं, बाहर जाएंगे तो चिप्स लाएंगे, कुरकुरे लाएंगे, बिस्किट लाएंगे, वो शौक में चॉकलेट लाएंगे, बच्चा है घर पे दे देंगे। आप ऐसे गंदी आदतों का लत ना लगाएं। उसके जगह पे आप प्रोटीन युक्त चीज दीजिए, विटामिन से भरपूर चीज दीजिए, खनिज से भरपूर चीज दीजिए, जिससे उसके बॉडी का पूरी तरह से विकास हो, मस्तिष्क का विकास हो। जब आप आहार नहीं देंगे तो शरीर का भी, आप कुछ लोग कहते हैं बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपको ग्रोथ दिखाई देता है लेकिन उसके मस्तिष्क में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका प्रभाव आगे चल के बच्चे के जीवन पे पड़ेगा। ग्रोथ तो आपने देखा ना, मतलब बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है ये आपने देख लिया, लेकिन उसके दिमाग का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, उसके दिमाग का विकास हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं दिखा, यह दृश्य है, लेकिन ये बच्चा जान रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, होमवर्क नहीं करेगा, आप कुछ चीजों को समझाएंगे तो तुरंत नहीं समझेगा, 12 बार 10 बार रिपीट करना पड़ेगा, ये नहीं, तब जाके बच्चा समझ लेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप जैसे कहिए वो तुरंत उस चीज को समझ जाते हैं, कर ले जाते हैं। तो वही पौधे वाली हाल है, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्वयं समाज में भी देख रहे हैं, आप लोग खुद अनुभवी हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बच्चे को जब पढ़ाना है तो उसके लिए सही माहौल तैयार करिए। उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल तैयार करिए कि बच्चा अगर पढ़ना ना चाहे तो भी पढ़ाई करने बैठ जाए। कभी कभी क्या होता है, घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो खेल रहे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है उसे पढ़ाने के लिए बैठा दिए, जो छोटे छोटे बच्चों ने हम गेम खेलने के लिए मोबाइल दे दिए, अपने रेडियो सुन रहे हैं, टीवी चल रहा है, बगल में डीजे चल रहा है, हम किचन में बढ़िया सब्जी या खाना बनाने की सुगंध आ रहा है, वो भटकाव पैदा करता है।
ऐसे भटकाव से दूर रखने के लिए हमें पढ़ाई के लिए शुद्ध माहौल तैयार करना पड़ता है। माहौल के लिए तो बच्चे को स्कूल भेजते हैं, क्या वहाँ पे जितने आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, जितनी शिक्षा वहाँ के टीचर देते उससे बेहतर शिक्षा आप दे सकते हैं, लेकिन आपके पास वो 8 घंटे का माहौल नहीं है। आप उस इन्वायरमेंट में भेजते हैं कि बच्चा जाएगा, 10 बच्चों के साथ बैठेगा, सबको पढ़ते लिखते देख करके पढ़ाई करने का मन करेगा, सब कुछ सोचते हैं। तो सेम यही माहौल आप अपने घर में बनाइए, जिससे बच्चा का पढ़ाई में मन लगे और वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो सके, जो काम कर रहा है अच्छे तरीके से काम को करे। नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आपको, बच्चों को तनाव से मुक्त रखें। जैसे बच्चा तनाव में कब आता है? बच्चा तनाव में तब आता है जब वो करना कुछ और चाहता है, करवाना हम कुछ और चाहते हैं। अगर बच्चा खेलना चाह रहा है तो हम खेलने, तो बच्चा तनाव में नहीं आएगा। बच्चा खा के सोना चाह रहा था, हम खा के तनाव में नहीं आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम और आप तनाव नहीं देते, फिर भी बच्चा तनाव में होता है। कभी कभी जैसे उसके समूह के बच्चे उससे परेशान कर रहे हो, टीचर की कोई बात उसे बुरी लगती हो सकता है आस पड़ोस के लोग उसे कुछ ऐसा कह रहे हो जो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हो और वो आपसे नहीं कह पा रहा हो सकता है आपके घर का माहौल ना ठीक हो जिससे वो तनाव में रहता हो। कभी कभी होता है कि घर में कुछ चीजें चल रही होती हैं तो हम कहते हैं बच्चे से तुम ये काम कर लो, एक्स्ट्रा उसे वर्कलोड देते हैं कि जरा तुम बच्चे को देख लो, तुम ये लेते आओ वो लेते आओ। ये सब क्या है? उसकी उम्र ये सब झेलने की उम्र नहीं है, क्योंकि बच्चा भी छोटा है। ऐसा पहले ही होता है, बच्चा को रेस्टलेट होता है। हमें उसके दिमाग पे अच्छी आदतों और यादों को अंकित करना है। इसलिए आप अपने बच्चे को तनाव मुक्त रखें, जिससे वो पढ़ाई में ध्यान लगाए और जो उसे करना है वो कर पाए। अगर वो तनाव में रहता भी है, उसे जानने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा तनाव में क्यों है। कभी भी आप अपने बच्चे के साथ सचमुच में अगर आप बच्चे को तनाव से मुक्त रखना चाहते हैं, तो कभी भी अपने बच्चे के साथ माता पिता या अभिभावक बन के पेश ना आइए। जब आप माँ बाप बन के, अभिभावक बन के पेश आएंगे, आपका बच्चा आपको अपनी तनाव नहीं बताएगा। अगर सचमुच में आपको जानना मेरा बच्चा क्यों परेशान है, ऐसा क्या है उसके मन में चल रहा है जो हमें शेयर नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके एक अच्छे मित्र बनिए। जैसे आप देखते होंगे एक थ्योरी है जिसमें बच्चा लड़का होता है तो माँ पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है, अपनी सारी समस्याएं माँ को शेयर करता है। बच्चियां होती है तो बहुत ज्यादा अपने पिता को प्यार करती है, पिता से अट्रैक्ट होती है, सारी चीजें पिता को बताती हैं। क्यों? उसे कहीं ना कहीं मानसिक सपोर्ट मिल रहा है। वो जहाँ पे भी मानसिक सपोर्ट पाएगा, अगर कोई बड़ा भाई या छोटा भाई बहन है, वहां पे वो फ्रेंडली है, अपना सोचता है किससे बताएंगे कि मानसिक सपोर्ट करेगा, वहां बताता है। तो सेम चीज आपके साथ है। बच्चे पे कभी हक जताने की कोशिश ना करके उसके फ्रेंड बनिए, उसके मित्र बनिए कि आखिर में समस्या क्या है, क्योंकि जहाँ भी मित्रता जैसे शब्द होते हैं आप खुद सहज हो जाते हैं। और जहाँ ये डर रहता है कि अगर कहेंगे तो पापा डांटेंगे, मम्मी मारेंगी, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, हम अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। इसलिए उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार, आपके बच्चे का तनाव भी खत्म हो जाएगा। आप उसे जान के खत्म करने की कोशिश कर लेंगे और बच्चा आपका पूरी तरह से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, मानसिक विकास के लिए खेलना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि अगर बच्चे में समाजीकरण पैदा करना है तो बच्चे को खेल समूह में ले जाइए। खेल समूह क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चा अपने हम उम्र कम से कम 10 से 12 बच्चों के साथ खेलता है, 4 बच्चों के साथ खेलेगा, 5 बच्चों के साथ खेलेगा। वहाँ पे उसका समाजीकरण होता है, समायोजन, क्योंकि वो 5 बच्चा या 10 बच्चा 10 घर से आएंगे, 10 एरिया से आएंगे और 10 बच्चे की अलग अलग मानसिकता होगी, अलग अलग सोच होंगे, अलग अलग परिवेश होंगे, व्यवहार के तरीके अलग होंगे। उसमें एक दूसरे में त्याग की भावना,
एक दूसरे के लिए सपोर्ट करने की भावना, ऐसे भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए बच्चे को खेलने का अवसर जरूर देना चाहिए। और खेलने कूदने से बच्चे के मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए अपने बच्चे को अन्य बच्चों के साथ भी, जैसे शहरीकरण, जैसे जब गांव में तो बच्चे ऑटोमेटिक झुंड में खेल लेते हैं, लेकिन शहरीकरण जैसे जैसे हुआ है, जैसे लोग शहर की तरफ आना शुरू, एक कमरे में जिंदगी उनकी सीमित होकर रह गई है। वो या तो सुरक्षा के नाते कह लीजिए, या बाहर का माहौल नहीं ठीक है ये कह लीजिए, इसके नाते बच्चे को किसी से घुलने मिलने नहीं देते हैं, किसी के पास नहीं जाने देते हैं, मोहल्ले में नहीं जाने देते हैं, ग्रुप में नहीं जाने देते हैं, वो अपने पास रखते हैं। और जो कि एकाकी परिवार हो गया, माता पिता, 2 बच्चे या 1 बच्चे, ऐसे जीवन हम लोगों का रह गया। पता चलता है माँ भी सर्विस वाली है तो सर्विस पे चली गई, पिता है तो सर्विस पे चले गए, बच्चा स्कूल चला। आप में बताइए उसे कितना समय दे रहे हैं, कितना समाजीकरण उसका हो रहा है। उसका समाजीकरण कैसे होता है? समाजीकरण वो होता है जब हम एक समूह से अन्य समूहों में जाते हैं, वो सीखते हैं। जैसे आपने सब लोग जाने, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो जब परिवार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है तो बच्चा धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है ना, पहले बच्चा अपने माँ बाप को जानता है, थोड़ा बड़ा होता है तो परिवार के लोगों से मिलता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है पास पड़ोस में जाता है, आस पड़ोस के बाद स्कूल जाता है, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से अन्य जगहों खेल समूह में जाता है। आप ये कहीं ना कहीं एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमें बच्चे को स्वतंत्र रूप से खेलने का अवसर देना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे उसे पूरे दिन खेलने के लिए, एक शेड्यूल बनाइए ना कि बेटा आप 10 घंटे पढ़ाई करते हो या 5 घंटे पढ़ाई करते हो, तो ये 1 घंटा सुबह में आपका खेलने का टाइम है, 1 घंटा या 2 घंटा शाम में खेलने का टाइम। आपको जो खेलना हो, जिसके साथ जैसे खेलना हो वैसे। हम ये नहीं कह रहे कि आप जज ना करिए कि आपका बच्चा क्या सीख रहा है, आप ये जज जरूर करिए कि आपका बच्चा बाहर गया तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, और बच्चा जब मेरे घर में था तो क्या व्यवहार में परिवर्तन आया। आप खुद देखिए, आपका बच्चा 10 दिन बाहर जाता है जो खेल समूह में, और उसके पहले जब घर में था, दोनों में चेंजिंग देखेंगे। आप कुछ लोग कहते रहे बाहर जाएगा, गंदे बच्चों के साथ गाली गलौज करेगा, गंदी आदतों को सीख के आएगा, उसे सुधारने का काम आपका है। वो अगर 2 गंदी आदत सीख के आएगा तो 10 अच्छी आदतें भी सीख के आएगा। 10 अच्छी आदत उसके पास रहने दीजिए और 2 गंदी आदत को आप छुड़वाइए, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है। कहते हैं कि जब छोटे बच्चे को जो हम सिखाते वही सीखता है। तो अगर उसे हम उसी बचपन में बता दें बेटा ये चोरी करना गलत बात है, गाली देना गलत बात है, वो उस समय गाली नहीं देगा तो पूरे जीवन गाली नहीं देगा। लेकिन जब वो बड़ा होके गाली देना शुरू करेगा तो आप मना करेंगे तब भी आपकी बात नहीं मानेगा। इसलिए बच्चे को समूह में जाने दें, उसे खेलने कूदने का अवसर दें, बच्चों से मेल मिलाप करने का अवसर दें। उससे आपका बच्चा सामाजिक बनेगा, व्यवहार पनपेगा। आजकल के एकाकी जीवन में बच्चे व्यवहारिक नहीं हो रहे हैं, वो एक केंद्रित हो जा रहे हैं, कार्य केंद्रित हो जा रहे हैं, वो अपने आप में केंद्रित है। अपना खाना पीना रहना, ऑफिस, बड़े हुए तो ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, उनके दोस्तों की भी कमी, गिने चुने 1-2 मित्र बन गए। यही उनका समाजीकरण है? नहीं, ये उनका समाजीकरण नहीं है। आप उनका सचमुच में सही विकास चाहते हैं तो उन्हें खेलने का अवसर जरूर दें। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। जरूरी है कि हम अपने बच्चे को ठीक माहौल पैदा करें। जैसे दूसरों के साथ हमें कैसे रहना है, अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करो, अपनी बहन के साथ कैसा व्यवहार करो, इन सारी चीजों का ज्ञान आप दें। ये सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है कि आप अपने बच्चे को कैसे समायोजित कर रहे हैं। अगर आप समायोजित कर ले गए, आपका बच्चा एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। और अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हर माता पिता के कंधे पे होती है। मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करती हूँ। बच्चों के साथ कभी भी मारपीट ना करें। जैसे कि हमने कहा ना, बच्चा सोसाइटी में जाएगा या बाहर जाएगा, कुछ अच्छी चीजों को भी सीखेगा, कुछ गंदी चीजों को भी सीखेगा। तो अगर वो गाली दे रहा है तो हम मारना शुरू करेंगे,
चोरी करके उसे पीटना शुरू कर दें। इससे बच्चे में गलत मैसेज जाए, अच्छा बच्चा नहीं बनेगा, बल्कि हो सकता है आपका बच्चा बगावत कर जाए आपसे। अरे अब क्या करेंगे, चोरी करके 2 झापड़ मारेंगे, गाली देंगे, 2 झापड़ मारेंगे, हम तो गाली देंगे। इससे बच्चे के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचता है। आप इससे बचे, जितना भी हो सके आप बच्चे को समझाने की कोशिश करिए। आप अपने बच्चे को बातचीत से निपटने की कोशिश करिए कि गाली देना बुरी बात है। जैसे आपके फैमिली में कोई गाली नहीं दे रहा था, बोलो बेटा हमने कभी आपको गाली दिया, मम्मी ने कभी गाली दिया, दादी ने कभी दिया, पापा ने दिया, चाचा बुआ जो भी है, अन्य लोगों का उदाहरण देकर वो बोलता नहीं ऐसा नहीं हुआ, बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, बैड मैनर। आप देखिए आपका बच्चा, आप कुछ लोग होंगे अरे बच्चा मेरा नहीं मानता है, ये गलती आपकी है, क्योंकि आपने पहले ही गलती पे उसे टोका नहीं होगा। कुछ घर का माहौल होता है गाली गलौज से ही बात शुरू होती, गाली दे के बात शुरू कर। अगर आपका बच्चा गाली देना शुरू किया है तो ये आप मान के चलिए उस घर में कोई गाली दे के बात करता है। अगर आपका बच्चा चीख कर चिल्लाकर आपसे बात करता है, ये मान के चलिए उस घर में कोई भी ऐसा सदस्य है, माँ हो, बहन हो, भाई हो, दादी दादा, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चिल्ला करके बात करता है, चीखता है हर बातों पे, उसका असर बच्चे पे पड़ता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग खुद देख रहे होंगे, मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं है। आप जिस घर में देखिए गाली गलौज से बात करते लोग, बच्चा गाली दे के बात करता है। आप चीखते हैं तो बच्चा चीखना चिल्लाना शुरू करता है। अगर माँ अच्छा डांस करती है, पिता अच्छा डांस करते तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चा अच्छा डांस करता है, अच्छा गाना गाता है। क्यों? क्योंकि जो देखता है वही सीखता है। तो इसलिए हमें क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना है ये आपको तय करना है। बच्चा कुछ नहीं तय करेगा, क्योंकि बच्चे का काम ही है सीखना, उसको लर्निंग पावर जिसको कहते हैं। क्योंकि बच्चा कोरा स्लेट होता है, बच्चा कुछ नहीं जानता। जब बच्चा पैदा होता है तो शून्य होता है, वो जो भी सीखता है आपसे सीखता है। अगर उसे आप कुत्ते के झुंड में डालेंगे तो वो आदमी की तरह नहीं, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देगा। आप शेर के झुंड में रख देंगे, पैदा होती है तो शेर की तरह गरजना शुरू कर देगा। वो 4 पांव से हाथ और पैर मिला के चलना शुरू कर देगा, जीभ से पानी चाटना शुरू कर देगा, जीभ से खाना शुरू कर देगा। सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप उसे कैसा माहौल दे रहे हैं, कैसे आप रख रहे हैं। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आती हूँ। बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दीजिए। हम लोग परेशान रहते हैं, अरे टाइम से खाता नहीं है, टाइम से पीता नहीं, टाइम से स्कूल नहीं जाता, टाइम से होमवर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? किसकी गलती है? ये आपकी गलती है, बच्चे की गलती है? हरगिज नहीं, ये आपकी गलती है। अगर आप टाइम फिक्स कर दीजिए, हम मानते 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप कोई कुत्ता लाते हैं मार्केट से, कोई बिल्ली लाते हैं, उसे पालते हैं ना, आप उसे बताते हैं किस टाइम उसे टॉयलेट जाना है, उसे कब भोजन देना है, कैसे सुलाना है। टॉमी कहेंगे तो टॉमी बुलाएंगे, टॉमी करके आएगा। ये आप उसमें आदत डालते हैं ना, क्योंकि वो तो कुत्ता है, अपनी माँ से सब कुछ पैदा होते ही वो जिस माहौल में रहेगा वही सीखेगा। लेकिन आप उसे सिखाते हैं तो सोचिए, एक जानवर को सिखाने के लिए आप 2 से 3 महीना देते हैं। वो जानवर यार, ये तो मानव का बच्चा है। आप इसे 15 दिन टाइम लीजिए और अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाइए। वो आपके हर एक नियम को फॉलो करेगा। जैसे आप शेड्यूल बनाइए कि आपको सुबह जब जाते हैं तो आधा घंटा पहले आपको उठना है, टिफिन कर लेना है, टिफिन पैक कर लेना है, नहाने की आदत डाल दीजिए टाइम लिए। कुछ लोग होते हैं कि अपने अगर 10 बजे ब्रश करेंगे, उठेंगे तो बच्चे को भी 10 बजे उठाएंगे। अगर आपका बच्चा 8 बजे स्कूल जाता है तो आप 10 बजे उठाएंगे तो क्या होगा? अगर आपको बच्चे को 3 साल में स्कूल भेजना है, आप बच्चे को 2.5 साल से उस टाइम टेबल में पालिए। जैसे कि आप कहेंगे अब अगले सत्र से बच्चा स्कूल जाएगा और आप खुद ही 10 बजे तक सो रहे हैं, बच्चा भी सोएगा। और आप सोचेंगे कि जब उसका एडमिशन करवाएंगे तो तुरंत हम उसको स्कूल उसी 8 बजे भेज देंगे। आपको लगता है संभव है? आपकी नींद 10 मिनट डिस्टर्ब होती है तो सर में दर्द होता है, पूरे दिन घबराहट बेचैनी रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, तो बच्चा है। इसलिए अपने बच्चे का टाइम टेबल फिक्स करिए,
उससे पूर्व से तैयार करिए। ऐसा कि जब मुझे देना हो तब, किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूर्व से तैयार होते हैं। किसी परीक्षा का प्रिपरेशन करना होता है तो क्या परीक्षा के दिन आप फाइल शुरू करते हैं या परीक्षा के दिन पढ़ना शुरू करते हैं? उससे पहले आप तैयारी करते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, जो भी आपका शेड्यूल हो। आप इतने बड़े होकर के ये काम करते हैं, तब छोटे बच्चे से डायरेक्ट कैसे करवा सकते हैं? नहीं हो सकता है ना, इम्पॉसिबल। इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आप एक टाइम टेबल सेट करिए कि मेरे बच्चा इतना बजे उठेगा, इतने बजे नाश्ता लेगा, इतने बजे स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा तो मैं उसे 1 घंटा रेस्ट करने के लिए दूंगी, फिर होमवर्क करवाऊंगी, फिर उसे स्कूल में उसे बच्चों के साथ खेलने के लिए 2 घंटे का टाइम दूंगी, फिर आएगा, कुछ खिला पिला के फिर बैठाऊंगी पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप अपना सब शेड्यूल फिट कर दीजिए। आप 10 से 15 दिन परेशान होंगी, बच्चा नहीं बैठेगा, बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य किसी भी रास्ते पे सफल होने के लिए सबसे बड़ा संबल का काम करता है। आप धैर्य रखेंगे, आपका बच्चा भी धैर्य रखना सीख जाएगा। इसलिए टाइम टेबल फॉलो करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसकी होमवर्क करने में मदद करिए। कुछ लोग होते हैं कि स्कूल से आ गए, बैग खोलो और होमवर्क कर डालो, जो ट्यूशन से मिला उसको भी कर डालो और जो स्कूल से मिला उसको भी करो। बच्चे को आता है कि नहीं आता है कैसे पता चलेगा? आप वहाँ बैठिए, देखिए बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या मैडम ने जो होमवर्क दिया है बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, अगर कर भी रहा है तो क्या अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसमें आप मदद करिए। आप उसके साथ बैठिए, जहां पे भी गलतियां करता हो उसे सुधार करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप उसे अकेला छोड़ देंगे तो वो उब जाएगा, एक उसके जीवन में पठार सा आ जाएगा। वो जैसे वो सीखेगा तो लेकिन सीख नहीं पाएगा, उससे पढ़ाई से उसका मन उबने लगेगा, मन भागने लगेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इससे बचने के लिए आप उसकी होमवर्क में मदद किया करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे के स्टडी रूम में कोई अवरोध ना हो, विघ्न बाधाएं ना हो। जैसे कि बच्चा स्टडी कर रहा है तो कोई रेडियो सुन रहा है, कोई कंप्यूटर चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, पीछे से टीवी की आवाज आ रही है, या कोई घर में गाना गा रहा है। ऐसा कोई अवरोध ना रखिए, क्योंकि बच्चे का दिमाग बार बार उस तरफ आकर्षित होगा। उस अवरोध को रोकने के लिए, उस आकर्षण को रोकने के लिए आपको उस समय थोड़े देर के लिए अपने घर के माहौल को शांत रखें। ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ रहा, कभी होता है कि बच्चों को कहते पढ़ो बच्चों, बच्चा पढ़ रहा है और जो घर के बड़े गार्जियन हैं, बड़े बूढ़े हैं, अपने बैठ के खूब बढ़िया बातचीत कर रहे हैं। आप ध्यान देते होंगे कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो बच्चा किताब में देखता तो है लेकिन हमारी बातों को सुनता रहता है। तो जब वो सुनता रहता है तो आपको दिखता तो है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमें ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, कि जब बच्चा पढ़ रहा हो उस समय 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप ऐसे डिस्टर्बेंट पॉइंट को अपने घर से दूर रखने की कोशिश करिए। आपको जो भी बात करना, बच्चा पढ़ रहा बात करिए। आपको टीवी चलाना तो बच्चा पढ़ लेता है तो टीवी चलाइए। आपको रेडियो सुनना है तब बच्चा पढ़ लिख ले तो सुनिए। तो इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा जिससे उसका माइंड डाइवर्ट ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, बच्चे को भावनात्मक रूप से सपोर्ट करें। क्योंकि अगर हमें बच्चे को आगे बढ़ाना है, कुछ सिखाना है, तो उसे सपोर्ट करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां बच्चा अपने आप को अकेला पाता है, वो अपने आप को अकेला ना पाए, इसलिए हमें उसे भावनात्मक रूप से सदा उसके साथ रहना चाहिए, जिससे बच्चा अपने कार्यों में मन लगा सके, अपने आप को अकेला ना फील कर पाए। जहां पे उसे कुछ दिक्कतें आए, परेशानी आए, वो आपसे शेयर कर सके। आप उसकी हर समस्याओं में साथ हो,
हम ऐसा नहीं कह रहे को गलत काम कर रहा हो तो आप उसके सपोर्ट में आइए, नहीं, अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उसके पास आइए, आप उसे चीखने, डांटने, चिल्लाने की बजाय उसे ये समझाइए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूँ और जीवन भर रहूंगा या रहूंगी, तुम्हें ये गलत काम नहीं करना चाहिए। अब की बार तो तुमने गलत काम कर दिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ इन द सेंस मैं तुम्हारे अपराध का भागीदार नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा सपोर्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा डायरेक्शन देके बच्चे को निर्देश दे दीजिए, अब ऐसा काम नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को अकेले मत समझो, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। इतना ही कहना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जैसे हम लोग बड़े होते हैं, अपनी समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा कहता है आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ, वो आदमी भले मेरे साथ ना हो, भले मेरी समस्याओं में साथ ना आए, लेकिन एक मानसिक सपोर्ट जिसको कहते हैं कि मन मस्तिष्क की बनावट कह लीजिए, ऐसा होता है। जैसे लोग कहते हैं थोड़ा अपने आप में हल्का फील होने लगता, हाँ सामने वाला मेरे साथ, उस समय के लिए दुख थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अपने बच्चे के लिए मॉरल सपोर्टिव बनिए, नैतिक रूप से सपोर्ट करिए, हमारे सपोर्ट का मतलब। नेक्स्ट पॉइंट, क्या आपके बच्चे को बाहर कोई परेशान तो नहीं कर रहा है? ऐसी स्थिति में भी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो बार बार उन्हीं चीजों पे ध्यान केंद्रित करता है। अगर बच्चा आपका कभी भी परेशान दिखता है, आप जानने की कोशिश करिए बच्चा क्यों परेशान है। अगर वो नहीं बताता है तो आप उसके शिक्षक से मिलिए, उनके दोस्तों से मिलिए, या बच्चा जिस समूह में जाता है उस समूह में जाइए और जानने की कोशिश करिए कि मेरा बच्चा क्यों परेशान है, और उस समस्या को जान करके उसे दूर करने का प्रयास करिए, ना कि ये कि आप अपनी करनी खुद भुगतो। हो सकता है आपका बच्चा सही हो, कोई अन्य लोग आपको परेशान कर रहे हो, उसे डोमिनेट कर रहे हो, उसे ब्लैकमेल कर रहे हो, या कोई गलत काम करने के लिए फोर्स कर रहे हो जो आपका बच्चा नहीं करना चाहता हो। इसलिए सच्चाई की तह तक जाइए, सच को जानिए और अपने बच्चे को सपोर्ट करने की कोशिश करिए। नहीं तो बच्चा जब अपने आप को अकेले पाता है, आपराधिक भी बन जाता है। आपराधिक ना बने, अपने पढ़ाई के क्षेत्र से दूसरे रास्ते पे ना जाए, डिस्टर्ब ना हो। इससे बचने के लिए आपको कहीं न कहीं इस बिंदु पे ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बच्चे पर विचार न थोपें। हम अपने बच्चों पे अपना विचार थोपते हैं कि तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ वही करना होगा, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम एक निर्णय ले सको। मानते हैं बच्चा छोटा है, निर्णय नहीं ले सकता है, लेकिन अपने पसंद का चॉकलेट खाता है तो अपने पसंद का ही चॉकलेट खाएगा, वो आपकी पसंद की चॉकलेट नहीं खाता। अगर वो अपनी पसंद की चॉकलेट खा के खुश होता है तो क्या आपको लगता है उसे जो पसंद है, पसंद इन द सेंस हम गलत सेंस में नहीं कह रहे, हमेशा पॉजिटिव सेंस में मेरी पसंद को लीजिए, मतलब वो जो करना चाह रहा है, वैज्ञानिक बनना चाह रहा है, खिलाड़ी बनना चाह रहा है, वो कुछ होता बच्चे होते हैं कि मैथ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं आर्ट से पढ़ूंगा, मैथ से मुझे डर लगता है, मुझे साइंस से डर लगता है, मैं मुझे इंग्लिश से डर लगता है, मैं हिंदी मीडियम पढ़ूंगा। तो हमारा सपोर्ट होता है तुम इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ोगे, मैं तुम्हें बोर्डिंग भेज दूंगा, मैं तुम्हें हॉस्टल में डाल दूंगा। ऐसी चीजों पे अपने विचारों को थोपने की जरूरत नहीं है। बच्चे की इच्छा जाने क्या है, अगर उसे बातचीत के द्वारा समझाया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है तो प्रयास करें, उस पर जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती इन द सेंस होता है कि हम मारपीट पे भी उतार हो जाते, बच्चे को मारने लगते हैं, डांटने लगते हैं। अगर तुम ये काम जब मेरा कहा नहीं करना है तुम अपने मन का करो, ये कोई जवाब नहीं होता। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, बशर्ते बच्चा तो बच्चा है और हम अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बड़े हैं, दुनिया देखी है, समझदारी उनसे ज्यादा हमें है, नैतिकता उनसे ज्यादा हमें है, तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना होगा मेरा बच्चा चाहता क्या है। उस हिसाब से हमें उनके भविष्य को लेके दिशा निर्देश कह लीजिए या उनकी दिशा या दशा तय करने की जिम्मेदारी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को रिश्वत की आदत ना डालें।
रिश्वत इन द सेंस, तुम ये काम कर दोगे तो 10 रुपया देंगे, होमवर्क फिनिश कर दोगे तो चॉकलेट देंगे, तुम स्कूल रोज जाओगे तो मैं तुम्हें रोज घुमाने के लिए ले जाऊंगा, तुम अच्छा काम करोगे तो ये दूंगा वो दूंगा, तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। ये आदत हम ही डालते हैं। और जब बच्चा बड़ा होकर इसकी जिद करता है तो हम लोग कहते हैं जिद्दी हो गया है, बदतमीज हो गया है, बातें नहीं मानता है। क्यों? रिश्वत की आदत तो आप ही ने डाला था ना कि तुम ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। ये भावना बच्चे में कहाँ से आई? वो जान रहा है हम ये काम, हम बचपन में पापा मम्मी या कोई मुझसे काम करवाता था तो उसके बदले में चॉकलेट देता था। मैं बोल देते कि ये काम कर लो, तुम्हारे बर्थडे पे तुमको इलेक्ट्रिक वाले हेलीकॉप्टर ला के दे दूंगा, रिमोट तुम्हें वो बड़ा सा फोन दे दूंगा। ये रिश्वत ही है। कहते हैं उपहार और रिश्वत दो तरह का। कभी कभी उपहार मोटिवेटिव होता है, हमें मानसिक रूप से सपोर्ट करता है, और कभी कभी वो उपहार हमें नेगेटिव भी प्रोवाइड होता है। जैसे कभी होता है कि हम चीजों को नकारात्मक रूप से लेते हैं, तो उनमें आप उपहार दीजिए, लेकिन बार बार नहीं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उसे उपहार जरूर दीजिए जब वो सेल्फ करता है। ऐसा नहीं हमने कहा तो किया, मैंने ये कहा कि तुम ये काम कर दोगे तो तुम्हें 100 रुपया दूंगा, ये रिश्वत हुआ। लेकिन जब वो स्वयं करके कोई अच्छा काम आता है, आप वहां उसे चॉकलेट दे सकते हैं, आप वहां उसे एक अच्छी ड्रेस दिला सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये वस्तु ला के दूंगा, ये रिश्वत हुआ सीधे सीधे। आप उसे रिश्वत देने की कोशिश ना करें, उपहार देने की कोशिश करें अच्छे कार्यों के लिए। उससे आपका बच्चा मोटिवेट होगा और स्वयं अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होगा, और उसका पढ़ाई में भी मन खूब लगेगा। जैसे तो अच्छा अंक लाएगा मेरा बेटा तो मैं ये काम कर दूंगा, तुम अच्छा अंक लाओ तो मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, तुम अगर अब की बार हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन पास हुए, 80 नंबर लाए तो मैं तुम्हें बढ़िया एप्पल का फोन दे दूंगा। ये क्या है? रिश्वत है। लेकिन जब बच्चा स्वयं पढ़ लेता है, स्वयं वो नंबर लाता है, फिर आप खुश होकर कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है असफलता को सफलता की सीढ़ी बताएं। आपको पता है हर सफलता के पीछे असफलता की असीम कहानियां होती हैं। सफल होना कोई जादूगर का खेल नहीं है कि आपने यूं चुटकी बजाया और सफल हो गए। उस सफल व्यक्ति से जाके पूछिए उसके सफलता के पीछे कितनी असफलता छुपी हुई है। इसलिए आपका बच्चा अगर किसी काम में असफल होता है तो उसे डांटे ना, चिल्लाए ना, बल्कि उसे ये बताएं कोई दिक्कत नहीं है, उसे सपोर्ट दें, कोई दिक्कत नहीं है, अब की बार असफल जरूर हुए हो लेकिन तुम प्रयास करो, तुम इससे बेहतर कर ले जाओ। जैसे आपका बच्चा कुछ किसी की तैयारी कर रहा है तो आप उसे सिर्फ सपने दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये परीक्षा दोगे तुम पीसीएस अधिकारी बन जाओगे, तुम डीएम बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एनीथिंग कुछ भी हो जाओगे। आप ये जरूर बताइए बेटा तुम प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम पहले प्रयास में सफल ही हो जाओ। लेकिन ये मान के चलना अगर तुम असफल होते हो तो दूसरी बार उन सफल लोगों से भी ज्यादा सफल होगे, क्योंकि तुम्हारे पास पिछला अनुभव है। इसलिए हर असफलता को सफलता की अगली सीढ़ी मान के चलिए। इससे आपका बच्चा दुगनी ऊर्जा के साथ काम करेगा, डीमोटिवेट नहीं होगा, और आपको एक मॉरल सपोर्टिव के रूप में लेगा कि मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे भाई, मेरे शुभचिंतक इस तरह से बात करते हैं तो मुझे दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है। इससे आपके बच्चे को पढ़ाई में मन खूब लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मुश्किल काम को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। कभी कभी बच्चे छोटे होते हैं तो
आजकल की जो एनसीईआरटी की सिलेबस कह लीजिए, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों की बात हम कर रहे हैं, इतनी लेंदी सिलेबस देते हैं, इतनी लंबे टॉपिक देते हैं कि जो एक बार में बच्चे को कर पाना मुश्किल होता है। हम सारे बच्चे की बात नहीं करते क्योंकि हर बच्चे की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है। सबकी सोचने की क्षमता, सबकी लर्निंग पावर दूसरी होती है, अलग अलग तरीके की होती है। कुछ बच्चे सीख जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते हैं। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें टुकड़े में डिवाइड कर दीजिए ना, कि अगर 10 पैरे की कोई कविता है या कोई पोएट्री है या पोयम है, कुछ भी है, आप उसे बोलो कि बेटा आप 5 लाइन अभी याद कर लो और 5 लाइन शाम को याद कर लेना। अगर शाम को नहीं कर पाते हो, ट्यूशन जाते हो, होमवर्क करना है, ये 5 लाइन अगली सुबह याद कर लेना। 80-20 का टास्क जानते हैं आप लोग? हम कोई भी काम करते हैं लंबे पूरे मनोयोग से, लेकिन उसमें कुछ 20% काम ऐसा भी करना चाहिए जिससे हमको खुशी मिलती है। इस तरह से बच्चे के काम को डिवाइड कर दीजिए। वो बच्चा काम आसानी से कर भी ले जाएगा, बोर भी नहीं होगा, आनंद पूर्वक करेगा, उसका काम आसान भी हो जाएगा। इसलिए हमें बच्चे के काम को, होमवर्क को डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे वो आसानी से कर ले जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके बच्चे को सिखाने के नेक्स्ट है, हमें अपने बच्चे के सीखने के तरीके को समझना चाहिए। आप देखती हैं जब 10 माँ इकट्ठा होती हैं, कितनी मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, वो इस तरह से नहीं है, वो कुछ डिफरेंस है। तो अभी हम पिछले पॉइंट में बात की कि सारे बच्चे की मानसिक क्षमता अलग अलग होती है, सबकी सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सीखने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे अच्छे IQ लेवल के होते हैं तो हम जैसे ही बात कहते हैं वो कैच कर ले जाते हैं। कुछ बच्चे औसत बुद्धि लब्ध के होते हैं, जिसकी बौद्धिक क्षमता औसत बुद्धि वाली होती है, वो चीजों को थोड़ा देरी में सीखते हैं। कुछ बच्चे मंद बुद्धि बालक होते हैं, जिन्हें आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कहते रहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप ये सोचिए कि मेरा बच्चा कैसे सीखता है। मेरा बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है, कि मेरा बच्चा नाच गा के सीखता है, या मेरा बच्चा कंसंट्रेट होके पढ़ता है, या मेरा बच्चा उपहार के हिसाब से पढ़ता है। ये आपको देखना होगा कि बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगता है, कब उसका मन लगता है और कब नहीं लगता है। तो जब किस टाइम में पढ़ने में काफी सक्षम होता है, किस टाइम में उसका मन खेलने में ज्यादा लगता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसे आपको काउंट करना। ये एक दिन में आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम कभी कभी कोई केस स्टडी करते हैं, तो उसके लिए केस स्टडी में हम जब परीक्षण करते हैं तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन हम उसकी एक्टिविटी को नोट करते हैं कि कब वो कंफर्टेबल हो रहा है, कब नहीं कंफर्टेबल हो रहा है, कौन सा काम ऐसा हुआ कि वो तुरंत सीख गया, और क्या ऐसा हम कह रहे हैं तो वो नहीं सीख रहा है। स्टडी में ये चीजें ध्यान में रखी जाती है। वो स्टडी आप भी कर सकती हैं। सामान्य रूप से आपका बच्चा, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका बच्चा 24 आवर आपके पास रहता है। आप 2 से 4 दिन अपने बच्चों को निरीक्षण के लिए दीजिए। निरीक्षण इन द सेंस, आप बच्चों को कुछ मत करिए, बच्चे को ऑब्जर्व करिए कि हमने क्या कहा तो बच्चे ने तुरंत कर लिया, और हमने क्या कहा कि वो नहीं किया। हमने उसे खेल के माध्यम से सिखाया तब सीखा, हमने गाना गा के सिखाया तब सीखा। वो खेल खेल में पढ़ना सीख गया या खा खा के पढ़ना सीख गया, वो सो के पढ़ रहा है कि दौड़ दौड़ के पढ़ रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा। बस 2 से 4 दिन, उसके बाद आप खुद स्टडी कर लीजिए कि किस परिवेश में या किस हैबिट के साथ वो सीखना ज्यादा पसंद करता है, तेजी से सीखता है। बस आप उसी बिंदु को अपना लीजिए, आपका बच्चा कभी बोर भी नहीं होगा, अच्छे से सीखेगा और सभी बच्चों में अव्वल भी होगा। उसे जबरदस्ती सिखाने की कोशिश ना करें। और सबसे लास्ट और आखिरी टिप्स,
हमें अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमारे और आप में एक साधारण सी बात है, हम हमेशा अपने बच्चों को दूसरे की तुलना करते हैं कि फला का बच्चा ऐसा है, उनका बच्चा ऐसा है, उन्होंने ये काम किया, वो बच्चा इतना नंबर लाता है, वो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है, वो इतना बढ़िया क्रिकेट खेलता है, इतना बढ़िया बॉलिंग करता है। आप क्यों तुलना कर रही हैं? आपको तुलना करने की जरूरत क्या है? हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हम क्यों तुलना कर रहे हैं? हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ मेहमान घर पे आते हैं, बच्चा शर्माता है, बोलता नहीं है, तो कुछ लोग अरे उसका बच्चा इतना बढ़िया बोलता है, नमस्ते करता है, बात करता है, तुम नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी चीजों से बच्चे में हीन भावना उत्पन्न होती है। इसलिए आप अपने बच्चे को हीन भावना से अगर बचाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आप करिए, उसे किसी के साथ तुलना करने की जरूरत नहीं है। अगर वो हो सकता है दूसरे के सामने बातचीत करने में कंफर्टेबल ना हो सकता है आपका बच्चा अच्छा अंक ना ला रहा हो, लेकिन उससे ज्यादा सोचने समझने की क्षमता रखता हो। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चों रट्टू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ चीजों को रट के जाते हैं और सेम लिख के आते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर जाते हैं। वहीं कुछ मेधावी बच्चे होते हैं जो सोचने की, समझने की, अभिव्यक्ति करने की, समाज में अपने आप को समायोजित करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, लेकिन वो कम मार्क्स लेके आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलने में काफी मुखर होते हैं, लिखने में एकदम जीरो होते हैं। कुछ बच्चा होता है जो लिखने में काफी बढ़िया होता है, लेकिन बोलने में मूक होता है। तो सब में अलग अलग गुण है, इसलिए किसी बच्चे को अपने बच्चे से कंपैरिजन ना करिए। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों के पढ़ाई में मन लगने के ये बिंदु आपके बच्चों से कितना मैच करता है और कितना आपको लाभ हुआ, ये कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।